अच्छा सुनिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, टॉपिक नंबर 2 विद्युत आवेश इसके प्रकार उदाहरण, टॉपिक नंबर 3 आवेश का आधुनिक सिद्धांत, टॉपिक नंबर 4 चालक तथा कुचालक, टॉपिक नंबर 5 आवेशन की विधियां, टॉपिक नंबर 6 स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, टॉपिक नंबर 7 आवेश के मात्रक गुणधर्म, 8 कूलाम का नियम, 9 विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखा है उनकी विशेषताएं। टॉपिक नंबर 11 हमने कल पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव का अवगुण। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 12 हमारा चल रहा था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब ये तीव्रता दो प्रकार से निकाली जाती है, नंबर फर्स्ट अक्षय स्थिति में और नंबर सेकंड निरक्षीय स्थिति में। अक्षय स्थिति में आपको करा चुका हूँ कल, आज हम कराएंगे आपको निरक्षीय स्थिति। ठीक है, और हाँ, अगर आपने सबसे पहले अगर आपने इसके पिछले इस चैप्टर के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वे पार्ट देखो, तभी आपको ये वीडियो मतलब आगे के पार्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, तो ये है टॉपिक ना, मतलब जो आपका 12 टॉपिक है, ये रहा 12 टॉपिक जो है उसका फर्स्ट पार्ट कल करा चुका था मैं। अब इसका सेकंड पार्ट है ये निरक्षीय स्थिति। अगर बिंदु जो है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित हो तब हम मतलब किस तरीके से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। ये भी एक डेरिवेशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक चित्र बना हुआ है द्विध्रुव का जिसमें ए बी जो है वो द्विध्रुव है। इधर तो है माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू आवेश लगा हुआ है इस पे, सॉरी इधर माइनस क्यू आवेश होता है, इधर प्लस क्यू आवेश होता है। जैसे कल आपको बताया गया था कि द्विध्रुव की युक्ति होती है, वह निकाय होता है जिसमें एक दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, और उनके मध्य की दूरी हम 2l मानते हैं और सेंटर पॉइंट O मानते हैं, तो इधर की दूरी l हो जाती है और इधर की दूरी भी l होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये द्विध्रुव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव से क्या मध्य बिंदु से r दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r होगी। ठीक है, ये r है, ये इसमें शो नहीं करी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमने r ली गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, इसके मध्य बिंदु O से लेकर P तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी जो है वो r है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, r दूरी पर एक बिंदु P लिया निरक्षीय स्थिति पर, बिंदु P लिया निरक्षीय स्थिति पर, जिसकी हम क्या करते हैं, जिस बिंदु P पर अगर यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो एक द्विध्रुव A भी लेते हैं, एक द्विध्रुव A भी लेंगे यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, जिस पर दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर लगे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 मानते हैं, जो कि इसी की दिशा में लगेगी, ऐसे यहाँ पर E1 जो लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 मानते हैं, जो कि माइनस क्यू है, तो इसलिए उसी की ओर उसकी दिशा होती है, जैसे कि यहाँ पर उसी की ओर इसकी दिशा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद जब हम प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर मान लेते हैं और माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पीछे की ओर मान लेते हैं E2, तो उसके बाद E1 को उसके लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं, सॉरी उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो E1 था, जो E1 है उसे हमने क्या कर दिया है, उसे उसके लंबवत और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर दिया है। इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ये होगा E1 sin थीटा। कौन सा, ये E1 sin थीटा। ठीक है, उसके बाद जो इसका क्षैतिज घटक होगा वो ये दोनों घटक जो है एक दूसरे के लंबवत काम करते हैं, वो होगा E1 cos थीटा। ठीक है,
ये इस तरह से होता है अगर बाई चांस हमें कोई भी फोर्स इधर साइड को लगा हुआ है, इसे दो घटकों में विभाजित करते हैं, एक तो क्षैतिज घटक हो जाता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है। ठीक है, क्षैतिज घटक को हमेशा कोस में लिखा जाता है और कोण जो है, जिसके पास कोण होता है थीटा, वही क्षैतिज घटक होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। अब देखो यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने क्या करा, जो E2 था, ये E2 था, इसे भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करा। अब कोण इधर है थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा था, देखो यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है थीटा कोण। मैं आपको बता दूं कैसे थीटा कोण लिया गया है। ये आपकी एक लाइन है, ये द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींची हुई है। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हुए एक तिर्यक लाइन खींचते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि ये कोण जो होता है, ये वाला कोण, वो इस कोण के बराबर होता है। तो इस अगर ये थीटा हमने लिया गया है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है। अब देखो, हाँ ये हो गया। अभी इसके बाद अब ये दूसरे वाला नीचे ये थीटा कैसे लिया गया है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये द्विध्रुव हो गया, ये समांतर लाइन होगी और ये तिर्यक लाइन होगी। अगर ये कोण थीटा है ये वाला, तो इसका ये वाला कोण भी थीटा ही होता है। ठीक है, ये हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण बोलते हैं इन्हें। तो इस तरीके से ये कोण थीटा लिया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान समझोगे, यहाँ पर क्या हो रखा है इसमें, अगर मैं E2 को उसके लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करता हूँ, तो उसके जो क्षैतिज घटक वो तो इधर ही काम करेगा, क्योंकि इधर थीटा है, E2 cos थीटा, और जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है वो नीचे को काम करेगा, E2 sin थीटा। ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के जस्ट विपरीत आ चुके हैं। तो ये एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देंगे, पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे। अगर ये निरस्त करेंगे तो बस इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता लगेगी वो इस साइड लगेगी, और जिसका मान कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ठीक है। अब देखो, इसे थ्योरी के मतलब एक तरीके से जैसा कि थ्योरी में लिखा गया है उस तरीके से पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज और बता दो आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु P की दूरी वो क्या है, वो R है। ये बाई मिस्टेक लिखना याद नहीं रहा, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ आप ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर O से लेकर बिंदु P तक की दूरी जो है वो R है। ठीक है। अब देखो थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देख रहे हो इसमें किसी वैद्युत, जहाँ पर आपको सफेद डॉट दिखे उसके साथ साथ मैं पढ़ते चला जाऊंगा और आप भी ध्यान अपना यहीं पे रखें। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए माना चित्रानुसार एक AB है, मतलब चित्रानुसार एक द्विध्रुव AB है। यहाँ पर AB एक द्विध्रुव लिया गया जिस पर दो आवेश -q प्लस तथा +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं। हम क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -q के कारण E2 है। तब चित्रानुसार E1 तथा E2 को उनके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये E1 है, यहाँ पर E1 को उसके ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E1 cos थीटा में विभाजित कर दिया है, और E2 को उसके क्षैतिज घटक, इधर को A2 sin cos थीटा और इधर को E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं, जिससे इनके ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा इनके क्षैतिज घटक एक ही दिशा तथा रेखा पर होने के कारण जुड़ जाते हैं। तब यहाँ परिणामी जो तीव्रता काम करेगी द्विध्रुव के कारण, वो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा काम करेगी। अब इसके बाद देखो, जबकि त्रिभुज OBP अगर OBP से लिया जाए, हाँ, अब हमें आपको यहाँ से क्या करना होगा, अगर हमें इसमें परिणामी तीव्रता में E1 का मान रखना पड़ेगा, E2 का मान रखना पड़ेगा। जहाँ पर E1 तो है +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 क्या है, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए अगर E1 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये दूरी निकालनी पड़ेगी, +q से लेकर बिंदु P तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, +q से लेकर बिंदु P तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी। ठीक है। तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे,
सबसे पहले ये त्रिभुज का नाम क्या है, ओ बी और पी, OBP। इस त्रिभुज का नाम है OBP। तो OBP से ये दूरी हमें पता है, ये दूरी R है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली दूरी R है और ये दूरी क्या है, स्मॉल l है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं, ये इसका विकर्ण हम निकाल ले, यानी कि BP की वैल्यू निकाल ले अगर हम यहाँ, तो BP का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के। लंब तो हो गया R और आधार क्या हो गया L, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि त्रिभुज OBP से BP स्क्वायर बराबर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो BP की वैल्यू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। तथा त्रिभुज OAP से सेम टू सेम इधर वाला जो त्रिभुज है, जो इधर का त्रिभुज है, इधर के त्रिभुज में आप भी ये दूरी L है और ये दूरी R है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे AP निकालना हो तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी विकर्ण बन रहा है। तो AP का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, या AP बराबर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी यही निकलेगी। मतलब तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो प्लस Q से बिंदु P की दूरी है वो भी उतनी है और माइनस Q से लेकर P तक की दूरी वो भी उतनी है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज OAP से AP रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये निकाल लिया। अब आप देख रहे होंगे कि वहां पर अगर E1 कोस थीटा, E1 को भी निकाल ले हम और E2 को भी निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी। तो कोई सा भी त्रिभुज लेंगे और उसमें कोस थीटा का मान निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ त्रिभुज OAP से निकाला गया है। अब ये कोस थीटा का मान निकालना है हमें। कोस थीटा बराबर किसका होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आप जानते होंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है। अब अगर त्रिभुज की बात करें तो उसमें आधार क्या है, उसमें जो आधार है वो L है और कर्ण क्या है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ चुकी है। तो हमने कोस थीटा का मान भी निकाल लिया। अभी हम मान निकालेंगे E1 का। अब E1 का मान अगर हमें निकालना होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E का आपको सूत्र मैं पीछे लिखवा चुका हूँ। क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा कैसे होता है, क्यों जो आवेश दिया होता है वो होता है, लेकिन R क्या होती है, दूरी होती है उस बिंदु तक की जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी है वो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार माइनस Q के कारण E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी दूरी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी, अब उसका भी स्क्वायर होगा तो वो इस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करती, केवल परिणाम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस मतलब चाहे प्लस का क्यों हो या माइनस का क्यों हो, उसकी वैल्यू क्यों ही ली जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी हमारी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, E1 की भी ये रख दी, E1 की वैल्यू कोस थीटा ऐसा कैसे, फिर E2 की वैल्यू रख दी कोस थीटा ऐसा कैसे। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है। अगर ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, मान लीजिए ये x है ये भी x है, तो जोड़ के कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 2 और ये पूरा का पूरा पार्ट, मान लिया ये एक बकरी ये, तो जुड़ के कितनी होगी, 2 बकरी, बस यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ बकरी लिख दी, ठीक। तो यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर कोस थीटा का मान रखा हमने कितना, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोस थीटा का मान रखा सॉरी L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मान रख दिया सेम टू सेम। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिया हुआ इसमें, आगे देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये जो 2 था और ये जो Q था ये L था, इसे एक साइड मतलब यहाँ पर लिख लिया पूरे को एक साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी होती है एक, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। और नीचे क्या था, नीचे था रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, नीचे जो था वो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था ये, तो इसे लिख लिया इसकी पावर 1। और इधर क्या था, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
सॉरी, इधर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, इधर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। जहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है उसे यहाँ पे लिखा, उसकी पावर 1 लिख ली, और जो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है उसे लिख लिया गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आप जानते हो रूट में होती वैल्यू तो उसे पावर 1/2 लिखी जाती है। अब इनके दोनों के बेस बराबर हैं, अब यहाँ पर इन दोनों के बेस बराबर है, तो आपको पता है जब बेस बराबर हो और वे दोनों व्यंजक गुना में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1 में, जब इस 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या करा, इन पावर को ऐड भी कर दिया और 2ql की वैल्यू यहाँ से p भी रख दी, ये रख दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन क्या होती है हमारी पिछली डेरिवेशन की तरह, r जो है वो इज मोस्ट ग्रेटर देन टू l है यहाँ पर। ठीक है, मतलब r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है l से, इसलिए r के सामने l को छोड़ा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस l स्क्वायर को 0 मान लेंगे। जब इस l स्क्वायर को 0 मान लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका केवल r स्क्वायर, और r स्क्वायर की पावर 3/2। r स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। जब r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, r स्क्वायर की पावर 3/2, तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा, पावर के ऊपर पावर हो तो उनकी आपस में गुना हो जाती है। तो ये 2 की गुणा 3/2 से होगी, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, r³ बचेगा। तो सेम टू सेम यही इसका व्यंजक आ जाएगा। देखो यहाँ पर e बराबर 1/4πε0 और p/r³। ठीक है, यानी कि e निरक्षय बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 को हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो k भी होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या लिख दिया गया है, k लिख दिया गया है। ठीक है, तो e निरक्षय बराबर आ चुका है हमारा, e जो निरक्षय है वो आ चुका है kp/r³। हम जानते हैं कि इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि e अक्षय बराबर कितना होता है, 2kp/r³ होता है। तो इन दोनों का संबंध अगर देखा जाए तो e अक्षय बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा ये वैल्यू, ओनली ये वाली वैल्यू, ओनली यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये e निरक्षय की है। तो बस इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, e निरक्षय रख देंगे, तो ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगी। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हाँ, आज हमने पढ़ा कि अगर बिंदु जो है वो निरक्षय स्थिति में हो तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस निरक्षय स्थिति पर जो बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक द्विध्रुव ए बी मानते हैं, एक द्विध्रुव ए बी लेते हैं, ये वाला एक द्विध्रुव ए बी लेते हैं, और ए बी ले लिया जिस पर 2 आवेश -q और +q है, और जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ऊपर की ओर r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम मान लेते हैं कि +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 है। ठीक है, और -q के कारण जो है वो E2 है। आपको पता है +q के कारण E1 ऊपर की ओर काम करेगी, आगे की ओर उसी दिशा में, और जो -q है उसके विपरीत दिशा, मतलब उसी आवेश की ओर काम करती है। फिर E1 को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं, ऊर्ध्वाधर E1 को sin थीटा और क्षैतिज E1 cos थीटा। सेम टू सेम E2 को करते हैं, इधर हो जाएगा E2 cos थीटा क्षैतिज, और इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब यहाँ पर E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो बस परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से हमें मिल जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, E1 का मान निकालते हैं, E2 का मान निकालते हैं। अब E1 का मान निकालना है तो उसके लिए हमें +q से बिंदु P तक की दूरी चाहिए होगी। तो अगर +q से बिंदु P तक की दूरी हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये वाले त्रिभुज में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की l है, तो ये हो जाएगा इसका कर्ण, समकोण त्रिभुज कर्ण। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √r² + l²। ठीक है,
ये मान निकल गया। फिर अगर हमें E2 का मान निकालना है तो -q से लेकर बिंदु P तक की दूरी भी निकालनी होगी। अब ये भी दूरी L है, ये भी दूरी R है, तो इसका भी मान सेम टू सेम क्या निकलेगा, √r² प्लस L² निकलेगा। ठीक है, ये मान निकाल लिया। फिर हमें cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, हमें जरूरत पड़ेगी इसमें cos थीटा की भी। तो cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो या ये त्रिभुज ले लो, कोई सा भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। अगर ये त्रिभुज लेते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो कितना हो गया इसका L, और कर्ण क्या हो आया था हमारा √r² प्लस L²। ठीक है, तो L/√r² प्लस L², cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे E1 का मान। यहाँ पे E1 का मान आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। लेकिन यहाँ पर r दूरी होती है तो r का मान जो है √r² प्लस L² है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, q/r² प्लस L² आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार E2 का मान ही आ जाएगा। फिर समीकरण 2, 3 को समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो सेम है बिल्कुल। तो ये वाली वैल्यू जुड़ के जो हो जाएगी वो 2 पार्ट हो जाएगी, मतलब जैसे कि x और प्लस x कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। सेम टू सेम हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो उसके बाद cos थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर L/√r² प्लस L²। ठीक है, उसके बाद ये 2 Q और L को एक जगह लिखा गया और इसका मान P रख दिया। और फिर इसके बाद r² प्लस L² √r² प्लस L², इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया गया, ये कर दिया यहाँ पर। तो P/√r² प्लस L² की पावर 3/2 आ गया। फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर r जो है वो इज मोस्ट ग्रेटर देन टू L है। ठीक है, तो इसलिए क्या r के सामने मतलब L बहुत छोटा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, r के सामने L को 0 मान लेते हैं। जब 0 मान लिया तो L² वहाँ पे बचा नहीं, केवल क्या बचा, r² की पावर 3/2। तो उन दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगी r³। यही क्या आ गया, ई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। तो ई निरक्षीय बराबर kp और 1/4πε0 को k भी लिखा जा सकता है, kp/r³। फिर हमें एक संबंध, मतलब अक्षय और निरक्षय में क्या संबंध है, हम जानते हैं कि ये अक्षय बराबर 2kp/r³ और ई अक्षय बराबर kp/r³ किसका मान है, वो निरक्षय की है। तो मतलब निरक्षय का दुगना होता है अक्षय। ठीक है, तो यही आज केवल यही टॉपिक होगा, इसे ही आप इसे बार बार रिपीट करके तैयार कीजिए। और जो भी आपको पढ़ाया जाए वो अपने जो नोट्स है उसमें लिखे, खुद करने की प्रैक्टिस करें, तभी आप इसे अच्छे से बेटर से कर पाओगे। और ये जो टाइम, अभी जो फ्री टाइम है, इसका फ़ायदा उठाए। और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, जो चीज़ भी समझाई जा रही है, सेम टू सेम यही कोचिंग सेंटर या स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर इसी चीज़ के लिए जो है बच्चे जो है स्टूडेंट है वो 8-10 हज़ार रुपये पूरी बुक के खर्च करते हैं। अभी ये चीज़ फ्री में मिल रही है, अभी इसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को पढ़े और अच्छे से तैयारी करें। जब तक आपका स्कूल ओपन होगा तब तक आपकी आधी बुक तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसी के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।